नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम और मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पे है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में भी कुछ झलकियां फिल्म, कला और संसद से जुड़ी खबरों की। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबरों हेडलाइंस में डालते हैं नजर। अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस के भारत विरोधी बयान पर भाजपा का पलटवार। केंद्रीय मंत्री और पार्टी की वरिष्ठ नेता स्मृति ईरानी ने कहा, देश और पीएम के खिलाफ साजिश को नहीं होने दिया जाएगा कामयाब, हर भारतवासी देगा जवाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट को करेंगे संबोधित। 2 दिन के सम्मेलन में 200 से ज्यादा उद्योगपति होंगे शामिल। आर्थिक चुनौतियों से निपटने पर होगी बातचीत। महाराष्ट्र में शिवसेना विवाद पर फैसला 21 फरवरी तक टला। नवाब रेबिया फैसले को बड़ी बेंच के पास भेजने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। फिलहाल 5 जजों की बेंच ही करेगी सुनवाई। मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को होने वाले चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेजी पर। मेघालय के तुरा में आज अमित शाह करेंगे बीजेपी के लिए प्रचार, तो वहीं नागालैंड में भी बीजेपी के स्टार प्रचारक करेंगे एक के बाद एक कई रैलियां। आज से जापान में शुरू होगा भारत जापान का संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन। दोनों देशों को मिलेगा आपसी रक्षा सहयोग और द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने का अवसर। विवादों में घिरे भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता चेतन शर्मा ने दिया इस्तीफा। बीसीसीआई अध्यक्ष जय शाह ने उनका इस्तीफा किया स्वीकार। हाल ही में टेस्टिंग को लेकर विवादों में घिरे थे चेतन शर्मा। भारत ने बनाई बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में जगह। प्री क्वार्टर फाइनल में मलेशिया को हराकर ग्रुप में शीर्ष पर पहुंचा भारत। हेडलाइंस के बाद सुर्खियों पे खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर और सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं शुरुआत। भाजपा नेता व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस द्वारा पीएम मोदी पर की गई टिप्पणी को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जॉर्ज सोरोस ने भारत के लोकतंत्र में दखल देने की कोशिश की और पीएम मोदी उनके निशाने पर है। स्मृति ईरानी ने आगे कहा कि जॉर्ज सोरोस ने ऐलान किया है कि वे हिंदुस्तान में अपनी विदेशी ताकत के अंतर्गत एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जो हिंदुस्तान के हितों की नहीं, उनके हितों की रक्षा करेंगे। इसका मुंहतोड़ जवाब हर भारतीय को देना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक विदेशी ताकत जिसके केंद्र में जॉर्ज सोरोस है, उन्होंने ऐलान किया है कि वे भारत के लोकतांत्रिक ढांचे पर वार करेंगे। उन्होंने ऐलान किया है कि वे पीएम मोदी को अपने वार का मुख्य बिंदु बनाएंगे। कि विदेशी व्यवस्था को जो सरकार सहयोग कर दे, ऐसी सरकार हिंदुस्तान में उचित है। नरेंद्र मोदी जी का बार बार और हिंदुस्तानियों का बार बार यह कथन रहा है कि हमारी सरकार हमारे हितों का संरक्षण करेगी, हमारी सरकार हमारी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करेगी और हम ह्यूमन सेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन में विश्वास करने वाले देशवासी हैं। लेकिन जॉर्ज सोरोस का जो ऐलान हुआ है, वो ऐलान आप निश्चित रूप से बारीकी से समझें। वो हमारी डेमोक्रेसी को ध्वस्त करने का ऐलान मात्र इसलिए करते हैं ताकि उनके हैंड पिक्ड लोग सरकार चलाएं। स्मृति ईरानी ने कहा कि हमारी सरकार जनता के लिए। उन्होंने कहा कि हमने पहले भी विदेशी ताकतों को हराया है। देश के खिलाफ कोई भी साजिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। Any political organization that seeks to serve the interest of India will stand in solidarity with India and against George Soros. Any political organization that matches steps with George Soros will stand exposed in front of the Indian electorate. Yes, it is true
that George Soros has not only attacked Prime Minister Modi, he has attacked the intention and the will of the Indian Parliament. That now he seeks to attack democratic processes in India is an issue I find no political organization that is constitutionally steeped in protecting Indian interest. तो इस पूरे विवाद के पीछे जो नाम है वो है जॉर्ज सोरोस। कौन है जॉर्ज सोरोस, आपको बताते हैं। अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। सोरोस ने कहा, अदानी इंटरप्राइजेस ने शेयर बाजार में धन जुटाने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। अडानी पर स्टॉक हेरफेर का आरोप है। उनका स्टॉक रेत की महल की तरह ढह गया है। अमेरिकी अरबपति ने प्रधानमंत्री मोदी पर अडानी समूह के कथित हेरफेर में शामिल होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मोदी इस मसले पर चुप है, लेकिन उन्हें विदेशी निवेशकों और संसद के सवालों का जवाब देना होगा। सोरोस ने यह टिप्पणी गुरुवार यानी 16 फरवरी 2023 को जर्मनी में म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन से पहले टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक TUM में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए की है। जॉर्ज सोरोस का यह बयान हिंडनबर्ग रिसर्च की 3200 पन्नों की उस रिपोर्ट के करीब 3 हफ्ते बाद आया है, जिसमें अडानी समूह पर स्टॉक मैनिपुलेशन जैसे आरोप लगाए गए थे। अडानी समूह ने 413 पन्नों के जवाब में हिंडनबर्ग के आरोपों को झूठ करार दिया था। इस रिपोर्ट को भारत यहां की कंपनियों और देश के विकास पर सुनियोजित हमला बताया था। हंगरी मूल के अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस ने साल 2020 में वैश्विक विश्वविद्यालय की शुरुआत करने के लिए $100 करोड़ देने की बात कही थी। उनसे कहा गया था कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना राष्ट्रवादियों से लड़ने के लिए की जाएगी। सोरोस ने अधिनायकवादी सरकारों और जलवायु परिवर्तन को अस्तित्व के लिए खतरा बताया था। वैश्विक नेताओं पर हमला करते हुए सोरोस ने कहा था कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अधीन दुनिया की सबसे मजबूत शक्तियां अमेरिका, चीन और रूस तानाशाहों के हाथों में है और सत्ता पर पकड़ रखने वाले शासकों में इजाफा हो रहा है। इसके अलावा सोरोस ने यह भी दावा किया था कि सबसे बड़ा और सबसे भयावह झटका भारत में था। उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने का आरोप लगाया था। जॉर्ज सोरोस ने कहा था, राष्ट्रवाद जो अब बहुत आगे निकल गया है, सबसे बड़ा और सबसे भयावह झटका भारत को लगा है, क्योंकि वहां लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित नरेंद्र मोदी भारत को एक हिंदू राष्ट्रवादी देश बना रहे हैं। और इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं विनोद मिश्रा, जो कि सलाहकार संपादक है हमारे साथ में। विनोद जी, महत्वपूर्ण यही कि एक बार फिर से किस तरीके से भारत, भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एक पूरा सुनियोजित साजिश या षड्यंत्र की बू साफ तौर से दिखाई पड़ रही है। आर्यन, आपने बड़ा डिटेल पढ़ा है, जिसमें जॉर्ज सोरोस का आपने प्रोफाइल भी पढ़ा है, लेकिन हम आम लोगों के लिए एक सरल भाषा में बोले कि ये जॉर्ज सोरोस हैं कौन। ये हंगरी मूल के जो जॉर्ज सोरोस हैं, अमेरिकन नागरिक हैं और सबसे बड़े वहाँ बैंकर्स में वो जाने जाते हैं, फाइनेंसर हैं और वो उतने बड़े एक्टिविस्ट हैं जिनका आप परिचय देते हुए आपने अभी की रिपोर्ट पढ़ी थी। लेकिन वो एक्टिविस्ट होते हुए थे, उनका काम जो है वो लोगों ने, दुनिया ने पहली बार उनको अरब स्प्रिंग में देखा था। जब आपने मिडिल ईस्ट में देखा कि कई देशों के जो सत्ता को उन्होंने उखाड़ फेंकने में जो पूरा फंडिंग का काम जो था वो जॉर्ज सोरोस ने किया था। और ये जॉर्ज सोरोस अपने को मानते हैं कि हम लिबरल अपने को मानते हैं और इसी लिबरल को मानते हुए वो दुनिया के अलग अलग देशों में इस तरह के अपने को फंडिंग के रूप में अपना काम करते हैं। अब सवाल ये है कि जो बात अभी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी उठा रही थी कि एक मौके पे आप देखिए कि इंडिया को डिस्टेबलाइज करने की जो सारी कोशिशें और टूल किट्स जो अभी अलग अलग एरिया में आप देख रहे हैं छप रहा है, चल रहा है, उसके साथ में डॉल किट्स का ये जो जॉर्ज सोरोस का जो ये बयान है वो कितना मैच करता है। तो क्या एक विदेशी ताकत, एक विदेशी संस्था, विदेशी इकोनॉमिस्ट, एक विदेशी फंड राइजर, एक विदेशी जो फाइनेंसर जो है वो यहाँ के इकोनॉमिस्ट को एक ताकत दे रही है? क्या हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है उसके सोर्स में क्या जॉर्ज सोरोस है? ये सारे कई सवाल हैं और इसी सवाल को लेकर केंद्रीय मंत्री ने लोगों को सचेत किया है कि वो एक बीजेपी के नेता और एक केंद्रीय मंत्री होने से ज्यादा एक भारत के नागरिक होने के नाते अपने देश को इस चिंता करने की बात कही है। जो एक विदेशी ताकत हमारे देश के एक लोकतांत्रिक व्यवस्था पे चैलेंज करता है, हमारे लोकतांत्रिक कॉन्स्टिट्यूशंस के जो चुनी हुई सरकार, व्यवस्था से चलने वाली सरकार, लोकतंत्र में इतने बड़े 145 करोड़ के देश के जो संप्रभुता है, उस संप्रभुता को एक विदेशी वहां बैठ के चैलेंज कर रहा है और
उसके एवज में आप देखिए कि अभी जयराम रमेश जो मीडिया के वहां पे कांग्रेस के सबसे बड़े कद्दावर नेता हैं, राहुल गांधी के सबसे करीबी हैं, वो एक ही बात को कितने तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। वो कहते हैं हम विदेशी जॉर्ज सोरोस को भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था को अस्थिर करने की उनकी कोशिश को हम निंदा करते हैं, लेकिन वो दूसरे शब्दों में कहते हैं कि उसकी दूसरी तरफ कहते हैं कि ये अडानी का मामला जो है ये उसका एक रिफ्लेक्शन है। उसी तरह से आप ये देखिए कि सुबह सुबह देखिए कि आज जो कांग्रेस के ही दूसरे प्रवक्ता एक दूसरा टूल किट चलाते हैं और वो टूल किट जो है उनका जो भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था में इलेक्शन प्रणाली को लेके वो एक खुफिया रिपोर्ट लेके आती है कि इसमें इजराइल का हाथ है। तो आप इस बात को एक तरह से नकार नहीं सकते हैं कि इस जॉर्ज सोरोस का जो लिंक है वो भारत में अभी के जो मौजूदा शोर शराबा है उसके पीछे कनेक्ट है या नहीं है। ये बात तो सुरक्षा एजेंसी और सारी एजेंसियां पता करेंगी, लेकिन इसका रिजोनेंस जो है वो लोगों के सामने में दिखने लगा है। विनोद जी, महत्वपूर्ण चीज ये है कि देश विरोधी तमाम ऐसी ताकतें कई बार ऐसे प्रयास करती हैं, लेकिन हर बार वो विफल होते हैं। लेकिन मौजूदा हालात के लिहाज से अगर देखा जाए तो पैसे के दम पर किस तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को अस्थिर करने की कोशिशें की जाती रही हैं और फिलहाल किए जाने की जो संभावनाएं, जो बात की जा रही है, वो हो रही है। और मैं आज के ही आपका एक रिपोर्ट देता हूं आपके सामने में, और ये लोगों को जानना जरूरी है कि आज भारत ने ऐतिहासिक एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है टैक्स कलेक्शन में। भारत ने 15 लाख करोड़ का कॉर्पोरेट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का 15 लाख इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कलेक्शन का एक डेटा अभी सार्वजनिक किया है। अब ये देखिए, ये भारत की ताकत है कि कोविड के समय में, महामारी में जो सारी दुनिया हिली हुई है, सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, और भारत की अर्थव्यवस्था की कितनी सुदृढ़ता है कि वो 5वें नंबर पे है आज भारत। 5वें नंबर की जो अर्थव्यवस्था है वो भी कई ऐसे देश के जो दूसरे विदेश में लोग बैठे हुए हैं उनके आंखों में खटक रही है कहीं ना कहीं से, और वो ये साजिशें का यही एक प्लान है। आप देखिए कि एक साजिश, हम अभी ये नहीं कहेंगे ये जांच का विषय है, सुप्रीम कोर्ट का ये मामला है, लेकिन आप देखिए कि अडानी के मामले में जो ये टूल किट का कितना बड़ा काम किया है कि आप देखिए कि किस तरह से उसके सारी चीजें, सारी व्यवस्था और सारे सिस्टम में लोगों का पैसा डूबा है। तो ये सारी कोशिशें हैं, ये सारी साजिशें जो है वो इसी साजिशें को बताता है जो जॉर्ज सोरोस अपने इस इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस में बता रहे थे कि हम भारत के अस्थिर करने के लिए हम पूरी ताकत लगाएंगे और मोदी के छवि को बिगाड़ने की हम पूरी ताकत लगाएंगे। तो ये देश को समझना पड़ेगा कि मोदी के छवि के साथ साथ ये देश की छवि भी खराब हो रहा है, और जब आप मोदी को टारगेट करते हैं तो उसके साथ साथ आप देश को भी टारगेट करते हुए देखते हैं। राजेंद्र, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हिंदुस्तान, एक सफल लोकतंत्र के तौर पे बहुत बड़ी बड़ी नजीरें दुनिया के सामने रखी और उसको अस्थिर करने के पीछे किस प्रकार से एक साजिशन कोशिश लगातार हो रही है, उसमें बढ़ते कदमों की ओर साफ तौर से इस प्रकार के जॉर्ज सोरोस के जो बयान है वो साफ तौर से इशारा करते हैं। अरेंद्र, उनको ये बात का ये दम है, वो जिस कॉन्फिडेंस से बोल रहे थे ब्लूमबर्ग के, आप उसको प्रेस जो इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस था उसमें, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट रखी थी, तो वो कॉन्फिडेंस का दम इसलिए है कि वो जॉर्ज सोरोस जो है एक फाइनेंसर बन के अरब स्प्रिंग का उन्होंने करके दिखाया है। आप देखिए कि वहां कितने तख्ता पलट हो गए, कितने शासक वहां पे जो बरसों से चल रहे थे वो पलट गए थे, लेकिन उसका हश्र क्या हुआ, वो अरब स्प्रिंग ने देखा है कि उसका नतीजा क्या हुआ था। जी, ये कॉन्फिडेंस जो उनको है, इसलिए वो कह रहे हैं कि हम मोदी को अस्थिर करेंगे, क्योंकि उनको पैसे की ताकत है और वहां भी इस देश में वो अपने आइडिया को बेच सकते हैं, अपने फाइनेंस को आगे बढ़ा के टूल किट चला सकते हैं। इस बात का जो उनका भरोसा है, इसी बात की साजिश को लेके आज केंद्रीय मंत्री ने लोगों को, खास करके भारत के लोगों को आगाह किया है कि इस तरह की ताकत और इस तरह की साजिश को समझने की जरूरत है कि इसके पीछे कौन लोग हैं और इसको कौन लोग प्रचारित कर रहे हैं। बिल्कुल, और भारतीय लोकतंत्र को अस्थिर करने की ऐसी तमाम जो कोशिशें हैं वो कभी भी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि भारत में लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत है, एक सशक्त व्यवस्था। बहुत शुक्रिया विनोद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं कुछ और इस वक्त की ताजा तरीन खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट को संबोधित करेंगे। ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 की थीम मजबूती, प्रभाव, प्रभुत्व यानी रेजिलियंस, इन्फ्लुएंस, डोमिनेंस है। इस वैश्विक व्यापारिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी हर साल द टाइम्स ग्रुप द्वारा की जाती है। ये सम्मेलन ऐसे विचारकों, निर्माताओं, शिक्षाविदों और कॉरपोरेट प्रमुखों को एक साझे मंच पर साथ लाएगा जो प्रमुख आर्थिक चुनौतियों का समाधान प्रदान करना चाहते हैं। इस शिखर सम्मेलन में 40 सत्रों में 200 से अधिक बिजनेस लीडर अपनी बात रखते नजर आएंगे।
शिवसेना बनाम शिवसेना मामले में सुप्रीम कोर्ट फिलहाल नवाब रेविया फैसले की समीक्षा नहीं करेगा। कोर्ट ने 2016 के 5 जजों की संविधान पीठ के फैसले को 7 जजों के पास भेजने से इनकार कर दिया है। नवाब रेविया में अरुणाचल प्रदेश मामले में दिए फैसले में कहा था कि स्पीकर तब तक किसी विधायक के खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई शुरू नहीं कर सकता जब खुद उसके खिलाफ पद से हटाए जाने की अर्जी लंबित हो। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की संविधान पीठ सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस मुकेश आर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीएम नरसिम्हा की बेंच ने यह फैसला सुनाया। संविधान पीठ की यह तय करना था कि 2016 में संविधान पीठ के नवाब रेविया के फैसले को समीक्षा के लिए 7 जजों की बेंच को भेजा जाए या नहीं। अगली सुनवाई 21 फरवरी को होगी, जिसमें इसका फैसला किया जाएगा कि इसे बड़ी बेंच पर भेजा जाए या नहीं। इक्कीस को इतना ही होगा कि लार्जर बेंच यानी 7 जजेस के पास जाने वाला है या नहीं, या यही 5 जजेस इसको डिसाइड करेंगे, ये निश्चित होगा। इतना ही आज हुआ है और ऑन मेरिट डिसाइड करेंगे। नवाब रेविया केस के जो 2016 में हुआ था उसके पास से बहुत सारे साइटेशन दिए गए थे। इस केस में नवाब रेविया केस का फेर विचार होने वाला है या नहीं, ये 21 फेब को डिसाइड होगा। फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। और इस छोटे से ब्रेक के बाद रुक करते कुछ और इस वक्त की राष्ट्रीय महत्व की खबरों पर। बीबीसी के दिल्ली और मुंबई के दफ्तरों में इनकम टैक्स विभाग का सर्वे देर रात पूरा हो गया। मंगलवार को इनकम टैक्स विभाग ने अपना सर्वे शुरू किया था, जो गुरुवार की रात लगभग 10 बजे पूरा हुआ। आयकर विभाग के मुताबिक सर्वे के दौरान उन कर्मचारियों का बयान दर्ज किए गए जिनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। मुख्य रूप से वित्त और कंटेंट डेवलपमेंट से जुड़े लोगों के बयान लिए गए हैं। वहीं बीबीसी प्रवक्ता की ओर से कहा गया है कि वो आयकर विभाग के अधिकारियों के साथ सहयोग करते रहेंगे और आशा करते हैं कि यह मामला जल्द ही सुलझ जाएगा। बीबीसी इंडिया के कार्यालयों में आयकर विभाग के सर्वे पर ब्रिटिश सांसद बॉब ब्लैकमैन ने कहा है कि यह सुनिश्चित करना बीबीसी इंडिया का काम है कि वे नियमों का पालन करें और आयकर विभाग को सभी रिकॉर्ड उपलब्ध कराएं। The issue around the review of the BBC's tax affairs, I understand, is nothing new. This has been going on for quite some time, and obviously there have been discussions between the Inland Revenue here, the income tax authorities here, and the BBC. Obviously, this is a survey where the income tax authorities have looked to gather the evidence to establish if the BBC is doing anything wrong. I would say quite openly, it's the BBC's job in operating within India is to make sure they're accorded with the rules and regulations. बॉब ब्लैकमैन ने कहा है कि बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री में तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ सभी दावों की पूरी तरह से जांच की और पाया कि इन दावों में किसी तरह की सच्चाई नहीं है। Narendra Modi and the BJP government will probably be re-elected next time and the time after that, and so they deserve it because the Indian government have done a remarkable job under Narendra Modi of transforming the economy in India. Narendra Modi, as Chief Minister, turned Gujarat into the powerhouse of the economy of India, and now he's transformed India and is assisting in every area of India. So he's done a remarkably good job, as has the government. बॉब ब्लैकमैन ने कहा कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री एक तरह का प्रोपेगेंडा वीडियो है। यह पत्रकारिता का शर्मनाक रूप है जिसमें नरेंद्र मोदी पर हमला किया गया है। ये सच्चाई से बहुत दूर है। इसका प्रसारण बीबीसी द्वारा नहीं किया जाना चाहिए।
the so-called documentary, which was more of a propaganda video, if you like, in a two-part series, was an absolutely disgraceful piece of shoddy journalism with an attack on Narendra Modi, both in his time as Chief Minister of Gujarat and then in his time as Prime Minister. Completely full of innuendo and slurs. It should never have been broadcast by the BBC. और बाद विधानसभा चुनाव की। मेघालय विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार में तेजी आ गई है। राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए धुआंधार प्रचार जारी है। सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। राजनीतिक दल बैठकों और रैलियों के अलावा घर घर जाकर प्रचार करने में जुटे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह आज रंगस कोना और डालू विधानसभा क्षेत्र में 2 जनसभाएं करेंगे। मेघालय विधानसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस, बीजेपी, एनपीपी सहित सभी दल अकेले अकेले किस्मत आजमा रहे हैं। बीजेपी खुद के दम पर सत्ता पर काबिज होना चाहती है। इन सीटों पर 375 उम्मीदवार चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। मेघालय विधानसभा की 60 सीटों के लिए 27 फरवरी को चुनाव होना है। बात नागालैंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के प्रचार की करें तो सभी राजनीतिक दलों ने यहां अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस बार एनडीपीपी और भारतीय जनता पार्टी के बीच गठबंधन है। इसके अलावा एनपीएफ, कांग्रेस, लोक जनशक्ति रामविलास, एनसीपी, एनपीपी, आरपीआई अठावले, जेडीयू, आरजेडी और सीपीआई शामिल है। नागालैंड में 27 फरवरी को मतदान है। बीजेपी के स्टार प्रचारक और केंद्र में मंत्री किरेन रिजिजू, सर्बानंद सोनोवाल और पार्टी के महासचिव वीएल संतोष आज राज्य के विभिन्न भागों में प्रचार करते नजर आएंगे। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव को पूरी तरह निष्पक्ष कराने के लिए काफी सख्ती कर रखी है। चुनाव आयोग ने त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में मतदाताओं को लालच देने के संभावित तौर पर इस्तेमाल होने वाली 147 करोड़ रुपए की शराब, मादक पदार्थ और नकदी जब्त की है। निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को यह जानकारी दी कि चुनाव आयोग के मुताबिक इस बार की जब्ती पिछले चुनाव की तुलना में 20 गुना अधिक है। मेघालय व नागालैंड के लिए 27 फरवरी को चुनाव होना है। चुनाव आयोग ने त्रिपुरा में 19, मेघालय में 21 और नागालैंड में 24 व्यय पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। चुनाव आयोग ने बड़ी मात्रा में हेरोइन भी बरामद की है। त्रिपुरा के राहत शिविर में रहने वाले ब्रू जनजाति के लोगों को इस बार त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में 26 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद मतदान का अधिकार मिला। मतदान करने आए लोग खासे उत्साहित दिखाई दे रहे थे। उल्लेखनीय है कि ब्रू जनजाति के लोगों को 1997 में जातीय हिंसा के बाद मिजोरम छोड़ना पड़ा था और उन्होंने त्रिपुरा में शरण ली थी। बृहस्पतिवार को बड़ी संख्या में ब्रू जनजाति के लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया। ब्रू जनजाति मूल रूप से मिजोरम के रहने वाले हैं। इनमें से ज्यादातर परिवार मामित और कोलासिब जिले में ही बसे थे। भारत जापान के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन आज से शुरू होगा। जापान के शिगा प्रांत के कैंप इमाजू में 2 मार्च तक दोनों देश ये सैन्य अभ्यास करेंगे। धर्म गार्जियन का यह चौथा संस्करण है। अलग अलग देशों के साथ भारत की ओर से किए जाने वाले सैन्य प्रशिक्षण अभ्यासों की श्रृंखला में धर्म गार्जियन जापान के साथ एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो मौजूदा वैश्विक स्थिति की पृष्ठभूमि में काफी मायने रखता है। अभ्यास के दौरान दोनों देशों के सैन्य कर्मी संयुक्त योजना बनाने, संयुक्त सामरिक अभ्यास, एकीकृत निगरानी ग्रिड स्थापित करने की मूल बातों को साझा करेंगे। धर्म गार्जियन भारतीय सेना और जापानी ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्सेस के बीच रक्षा सहयोग के स्तर को और बढ़ाएगा। इससे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को आगे और बढ़ावा देने में भी मदद मिलेगी। 5 दिन चलने वाले एरो इंडिया शो का आज बेंगलुरु में समापन हो जाएगा। इस कार्यक्रम में 98 देशों ने हिस्सा लिया। देश और विदेश से 73 मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, 32 देशों के रक्षा मंत्रियों और 29 राष्ट्रों के वायु सेवा प्रमुखों ने अपने भारतीय समकक्षों के साथ बैठकें की और अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। एरो इंडिया शो के दौरान विभिन्न देशों ने अपने उपकरण और साजो सामान का प्रदर्शन किया। भारत ने 115 स्वदेशी कंपनियों की भागीदारी में देश में ही बने 227 उत्पादों को प्रदर्शित किया। भारत का हल्का युद्धक विमान तेजस मार्क 1 इस कार्यक्रम के दौरान आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहा। दुनिया की सबसे पॉपुलर वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म YouTube के नए CEO का ऐलान हो गया है।
यूट्यूब की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट इंक ने नए सीईओ के नाम की घोषणा की है, जो भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक है। नाम है नील मोहन। कंपनी की पूर्व सीईओ सुसान वोस्की के इस्तीफे के बाद नील मोहन को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। नील मोहन यूट्यूब के पहले ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें प्रमोशन के बाद कंपनी के सीईओ की कमान सौंपी गई है। भारतीय मूल के नील मोहन यूट्यूब के नए सीईओ और वाइस प्रेसिडेंट हैं। साल 2008 में नील यूट्यूब के साथ जुड़े थे। साल 2013 में कंपनी ने उन्हें 544 करोड़ रुपए का बोनस दिया था। नील मोहन ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। दिल्ली में सीवरेज का पानी यमुना में गिरने और ठोस अवशिष्ट उपबंधन उचित ढंग से न हो पाने से जुड़े मामले पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी ने गहरी चिंता जताते हुए दिल्ली सरकार पर 6,100 करोड़ रुपए से अधिक का भारी भरकम जुर्माना लगाया है। सीवरेज ट्रीटमेंट के मामले में मापदंडों का पालन नहीं करने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए एनजीटी चेयरमैन न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी यमुना हर दिन दूषित हो रही है। 3000 MLD से ज्यादा दूषित पानी यमुना में मिल रहा है। कूड़ा प्रबंधन पर भी एनजीटी ने सख्त रुख अपनाया है। भूकंपग्रस्त तुर्की की राहत और बचाव कार्य में मदद के लिए गई एनडीआरएफ की पहली टीम आज स्वदेश वापस लौट आई। ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत ने तुर्की के साथ समन्वय करते हुए खोज और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ की टीमें और चिकित्सा दल सहित राहत सामग्री भेजी थी। एनडीआरएफ की टीम अभी भी खोज और बचाव कार्य में लगी हुई है। तुर्की और सीरिया में रिक्टर पैमाने पर 7.8 तीव्रता वाले भूकंप के चलते हजारों लोगों की मौत हो गई है। अभी भी मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम जारी है। एनडीआरएफ की टीम स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्य में लगातार लगी रही। और देख लेते हैं देश में अब राज्यों की कुछ महत्वपूर्ण खबरें जल्दी जल्दी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने विधानसभा में 2023-24 के लिए राजस्व अधिवेशन बजट पेश किया। कर्नाटक के 2023-24 के बजट में किसानों को ब्याज मुक्त अल्पकालिक ऋण की सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का प्रस्ताव है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने बजट में कहा कि अगले वित्तीय वर्ष में 30 लाख से अधिक किसानों को 25,000 करोड़ रुपए का ऋण किया जाएगा वितरित। कर्नाटक में विपक्षी दल कांग्रेस ने बजट के दौरान कानों पर फूल लगाकर भाजपा सरकार पर वादे पूरे नहीं करने का लगाया कथित आरोप। गुजरात में आज से सुजलाम सुफलाम जल अभियान का छठा चरण शुरू। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल गांधीनगर के खोरज में इस राज्यव्यापी अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य भूजल स्तर को ऊपर उठाना और वर्षा जल का अधिकतम उपयोग करना है। राजस्थान के अजमेर जिले में कल रात हुए एक भीषण हादसे में 4 लोगों की मौत। राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक ट्रक से गैस टैंकर की हुई टक्कर। राजमार्ग में बड़ी बड़ी लपटें और काले धुएं का छाया गुबार। असम के जोरहाट के चौक बाजार इलाके में बीती रात भीषण आग में 300 से ज्यादा दुकानें जलकर हुई खाक। आग से एक छोटी सी कपड़े की दुकान से शुरू हुई और देखते ही देखते पूरे बाजार में फैल गई। राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री जोगेंद्र मोहन ने स्थिति का जायजा लेने के लिए घटनास्थल का दौरा किया। दिल्ली के हैदरपुर बादली में निर्माणाधीन मेट्रो के शटरिंग का एक हिस्सा उसके वाहन पर गिर जाने से एक व्यक्ति घायल हो गया। चालक को बचा लिया गया और इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल भेज दिया गया। मामले की गहन जांच होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक ट्वीट में जानकारी दी है कि एक बड़ा कदम उठाते हुए एम्स ऋषिकेश ने 2 किलोग्राम टीबी की दवाओं को ड्रोन के जरिए एम्स से 40 किलोमीटर दूर टेहरी गढ़वाल के जिला अस्पताल में भेजने का ट्रायल किया गया। इसके जरिए केवल 30 मिनट में 40 किलोमीटर की दूरी तय की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, लोगों के लिए ईज ऑफ लिविंग को आगे बढ़ाने के लिए भारत प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने को बहुत महत्व देता है। संगीत नाटक अकादमी ने साल 2019, 2020 और 2021 के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से सम्मानित प्रतिभाशाली युवाओं को बधाई दी और उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं भी दी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रख्यात यक्षगान पार्श्व गायक और पटकथा लेखक वी नारायण भागवत को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उन्होंने संस्कृति की दुनिया में अपनी पहचान बनाई और उनके काम की आने वाली पीढ़ियां प्रशंसा करेंगी। और देखते हैं आगे क्या है व्यापार जगत की आज की बड़ी खबरें। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज ओडिशा के भुवनेश्वर में उद्योग, व्यापार, बैंकिंग और बीमा से जुड़े विभिन्न हितधारकों के साथ बजट पश्चात बातचीत की। इसके बाद अपने संबोधन में वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में सरकार के साथ हुए अनुबंधों में एमएसएमई को खास रियायत दी गई है। In this budget as well, for any failure to attend to services or goods as per contracts signed with the government, if there has been a failure in completing the service as is agreed in the contract, MSMEs have been given almost 95% waiver in that their guarantees will not be included or invoked, and that would give them a relief even if they had failed to fulfill the contract as signed with, let us say, the government or government agencies in the union government's case. So only 5% would be retained and the rest 95 of the securities which they've given will all be released. वहीं देश में कारोबार माहौल को बेहतर करने की दिशा में केंद्र ने बीते कुछ वर्षों में कई कदम उठाए हैं। इनकी बदौलत भारत का गुणवत्तापूर्ण उद्यमशीलता इकोसिस्टम के मामले में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर GEM की ओर से गुरुवार को जारी राष्ट्रीय उद्यमशीलता सूचकांक रिपोर्ट में 51 देशों में भारत चौथे स्थान पर रहा है। भारत की रैंकिंग में काफी सुधार आया है। वर्ष 2021 में भारत इस सूचकांक में 16वें स्थान पर मौजूद था। भारत को सूचकांक में 6.1 अंक मिले हैं, जो पिछले कुछ वर्षों में कारोबारी माहौल सुधारने की दिशा में किए गए प्रयासों की सफलता को दर्शाते हैं। एलन मस्क की इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला ने अमेरिका में 3,62,000 कारों को फुल सेल्फ ड्राइविंग FSD वीटा सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के लिए रिकॉल किया है। कंपनी की ओर से गुरुवार को बताया गया कि यह फैसला अमेरिका नियामकों की ओर से आपत्तियों के बाद लिया गया है, जिसमें कहा गया था कि कंपनी का सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम ट्रैफिक सुरक्षा कानूनों के मुताबिक नहीं है। नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि टेस्ला सॉफ्टवेयर गाड़ी को स्पीड लिमिट से अधिक या चौराहों पर गैरकानूनी तरीके से पास करने की अनुमति देता है, जिससे क्रैश होने का खतरा बढ़ जाता है। टेस्ला की ओर से बताया गया है कि समस्या का समाधान के लिए ओवर द एयर OTA सॉफ्टवेयर अपडेट जारी करेगी, जो सभी ग्राहकों के लिए निःशुल्क होगा। साथ ही जो समस्या एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से बताई गई है, उससे जुड़ी कोई भी घटना सामने नहीं आई है। कंपनी द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक 2016 से 2023 के बीच बने मॉडल S, मॉडल X, 2017 से 2023 के बीच बने मॉडल 3 और 2020 से 2023 के बीच बने मॉडल Y को रिकॉल किया जाएगा। गौरतलब है कि पिछले साल भी टेस्ला ने 54,000 वाहनों को सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए रिकॉल किया था। इस खबर के टेस्ला के शेयर पर दबाव देखने को मिला और शेयर गुरुवार को कारोबारी सत्र में लगभग 6% फिसलकर $202 पर पहुंच गया। और मिड डे प्राइम में फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। और ब्रेक के बाद मिड डे प्राइम में अब देखते हैं खबरें खेल जगत से जुड़ी हुई। और खेल प्राइम की खबरों को लेकर मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी सुचित्रा। सुचित्रा, क्या कुछ बड़ी खबरें अगर खेल के मैदान की बात करें तो? आर्यन, जो
पहला अपडेट है वो चेतन शर्मा को लेकर है। पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में लगातार बने हुए हैं। सीनियर सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन चेतन शर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा बीसीसीआई सचिव जय शाह को भेजा। जय शाह ने उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है। हाल ही में चेतन शर्मा एक स्टिंग ऑपरेशन को लेकर चर्चा में रहे थे, जिसमें उन्होंने खिलाड़ियों को लेकर कुछ विवादित बयान दिए थे। बीसीसीआई ने चेतन शर्मा को दूसरी बार चयन समिति का अध्यक्ष बनाया था। इससे पहले उन्हें ऑस्ट्रेलिया में खेले गए T20 विश्व कप में भारतीय टीम के लचर प्रदर्शन के बाद हटा दिया गया था। और मैच का अपडेट आपको दे देते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का दूसरा मैच आज से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शुरू हुआ। ताजा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 6 विकेट के नुकसान पर 168 रन बना लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। डेविड वार्नर 15 रन बनाकर मोहम्मद शामी का शिकार बने। मानस लाबुशेन को अश्विन ने एलबीडब्ल्यू किया। इसी ओवर में स्टीवन स्मिथ भी बिना खाता खोले अश्विन का ही शिकार बने। ट्रेविस हेड को 12 रन पर मोहम्मद शामी ने आउट किया। इस मुकाबले में दोनों टीमें कुछ बदलाव के साथ उतरी हैं। भारतीय टीम में सूर्य कुमार यादव के स्थान पर श्रेयस अय्यर को मौका दिया गया है। वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम में तेज गेंदबाज स्कॉट बोलैंड की जगह मैथ्यू कुहेमान को मौका दिया गया है। मैट रेनशॉ की जगह ट्रेविस हेड टीम में वापस आए हैं। भारतीय टीम सीरीज का पहला मैच जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाए हुए है और दूसरा मैच जीतकर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए अपनी जगह मजबूत करना चाहती है। वहीं पहले टेस्ट में बड़ी हार झेलने के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम इस मैच में वापसी करना चाहेगी। तो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया का स्कोर है 6 विकेट के नुकसान पर 168 रन। पीटर हैंड्सकॉम्ब 28 और पैट कमिंस 0 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है। बात करते बैडमिंटन की। भारत बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप 2023 के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। ग्रुप स्टेज के आखिरी मुकाबले में भारत ने मलेशिया को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। प्रतियोगिता के महिला एकल में भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु ने लिंग चिंग वोंग को 21-13, 21-17 से हराया। वहीं पुरुष एकल में एचएस प्रणॉय ने जी जियाली को 18-21, 21-13, 25-23 के अंतर से हराया। पुरुष युगल में भारत की ध्रुव कपिला और चिराग शेट्टी की युगल जोड़ी को आरोन चिया और सू वोइक से 16-21, 10-21 से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि अंत में ट्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की महिला जोड़ी ने कॉमनवेल्थ गेम्स चैंपियंस पियरली टैन और थिना मुरलीधरन को शिकस्त दी। इसके बाद ईशान भटनागर और तनिषा क्रास्टो ने जीत को अंतिम रूप देते हुए चेन टैंग जी और तो ई वेई को 21-19, 19-21, 21-16 से हराकर इस मुकाबले को 4-1 से भारत के नाम कर दिया। आज क्वार्टर फाइनल में भारत का सामना हांगकांग से होगा। युवा मामले और खेल मंत्रालय के मिशन ओलंपिक सेल ने 10 जूडोका, 2 बैडमिंटन खिलाड़ियों और 3 तलवारबाजों सहित अन्य प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं के लिए वित्तीय सहायता को मंजूरी दे दी है। 10 जूडोका खिलाड़ी उज्बेकिस्तान और जॉर्जिया में 21 दिन के लिए प्रशिक्षण लेने जाएंगे, जिसमें 3 टॉप्स और 7 एनसीओई एथलीट शामिल हैं। वे इस अवधि के दौरान उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया और तुर्की में 3 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताओं में भी भाग लेंगे। तो खेल की खबरों में फिलहाल इतना ही। वापस चलते हैं आर्यन के पास। शुक्रिया सुचित्रा, इन तमाम खबरों को हमारे साथ साझा करने के लिए। और अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियां बनी हुई है। आने वाले दिनों में भारत सबसे बड़ी और सबसे तेज वृद्धि करेगा। संयुक्त अरब अमीरात में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट को संबोधित करते हुए मशहूर अरबपति अमेरिकी निवेशक रे डॉलियो ने यह दावा किया है। उन्होंने कहा कि बीते 10 वर्षों के अध्ययन के मुताबिक आज जो तस्वीर दिख रही है उसके आधार पर दावे के साथ कहा जा सकता है कि भारत का भविष्य उज्जवल है। डॉलियो ने कहा कि एक दशक में दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले भारत में सबसे तेज और बड़े बदलाव हुए हैं और अभी भी तेज रफ्तार बदलाव जारी है। डॉलियो उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो निवेशक के साथ लेखक के तौर पर भी दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। कनाडा के मिसिसॉगा में स्थित राम मंदिर में बीते दिनों मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया था और वहां की दीवारों पर भारत विरोधी नारे भी लगे थे, जिससे भारतीय समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया था। कनाडा में यह घटना पहली बार नहीं हुई है, बल्कि इससे पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी है। लेकिन कनाडा में भारतीय मूल के सांसद
ने चंद्र आर्य ने इस मुद्दे को वहां की संसद में पुरजोर तरीके से उठाया है। कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स के संसद सदस्य चंद्र आर्य ने संसद में कहा कि यह दर्द और पीड़ा की बात है कि मिसिसॉगा में एक हिंदू मंदिर नफरत का नया टारगेट बन गया है। कनाडा में अधिकारियों को हिंदू विरोधी और भारत विरोधी समूहों की गतिविधियों को गंभीरता से देखने की जरूरत है। साथ ही मामले को तुरंत संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई करने की आवश्यकता है। चंद्र आर्य का यह बयान मिसिसॉगा में राम मंदिर को भारत विरोधी भित्ति चित्रों से विरूपित किए जाने के बाद सामने आया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। बताया जा रहा है कि लाहौर पुलिस इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए उनके आवास पर पहुंच गई है। इमरान के समर्थकों ने उनके आवास को घेरा हुआ है। इससे पहले चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने हुए प्रदर्शन मामले में कोर्ट ने बुधवार को उनकी अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। पाकिस्तान की एक आतंकवाद निरोधी अदालत ने संबंधित मामले की सुनवाई में शामिल न होने पर इमरान खान की याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने के जज राजा जवाद अब्बास ने संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि मेडिकल आधार पर इमरान खान को अदालत में पेश होने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था, लेकिन वह ऐसा करने में विफल रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने ताजा बयान में कहा है कि उन्हें जासूसी गुब्बारे को मार गिराने को लेकर कोई अफसोस नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो चीन के साथ कोई नया शीत युद्ध नहीं चाहते। बाइडेन ने यह भी कहा है कि वो चीन के राष्ट्रपति से जासूसी गुब्बारे को लेकर बातचीत कर सकते हैं। अमेरिका ने हाल में ही अमेरिकी जमीन के हजारों फीट ऊपर उड़ रहे एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को मार गिराया था, जिसके बाद अमेरिका को चीन की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली थी। चीन ने इस गुब्बारे को मौसम की निगरानी करने का एक उपकरण बताते हुए अमेरिका के इसे मार गिराने के कदम की निंदा की थी। वहीं अमेरिकी सरकार ने इस गुब्बारे पर लगे बड़े इलेक्ट्रिक उपकरण को हवाला देते हुए इसे एक जासूसी गुब्बारा करार दिया था। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने भूकंप के बाद सीरिया को मदद पहुंचाने वाले देशों के प्रति धन्यवाद व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि हम अरब और दोस्त देशों का धन्यवाद, अभिवादन और आभार व्यक्त करते हैं। हालांकि साथ ही उन्होंने कहा कि भूकंप के बाद सरकार के पास उतनी मात्रा में संसाधन उपलब्ध नहीं थे जितने इस भीषण भूकंप से के प्रभावों से निपटने के लिए जरूरी थे। सीरिया में करीब 90 लाख लोग भूकंप से प्रभावित हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि उन्होंने सीरिया में स्थिति को नियंत्रित करने के लिए करीब $40 करोड़ फंडिंग की अपील लॉन्च की है। राष्ट्रपति असद ने हाल ही में तुर्की सीमा से 2 और बॉर्डर क्रॉसिंग के जरिए संयुक्त राष्ट्र की मदद को सीरिया में आने की अनुमति दी है। इससे पहले सीरिया लगातार विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाकों में सीमा पार से मदद पहुंचाने के खिलाफ रहा है। फिलहाल यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। G20 नए विचारों की परिकल्पना के लिए और सामूहिक एक्शन को गति देने के लिए एक ग्लोबल प्राइम मूवर की तरह काम करेगा। वैश्विक विकास महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर में पूर्ण रूप से समाहित है। G20 की हर एक खबर देश के अलग अलग शहरों से हर पल DD न्यूज पर। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है। खबरें जो आपको दे नया नजरिया, खबरें जिसमें दिखे समाज की परछाई। ऐसी खबरें
जो कहती हैं न्यू इंडिया की कहानी, खबरें जो है अनछुई, कुछ खट्टी कुछ मीठी, हम लाते हैं आपके लिए ढूंढकर। खबर हटकर सोमवार से शुक्रवार सिर्फ डीडी न्यूज पर। खबरें के बाद मिड डे प्राइम में अब देखते हैं खबरें दुनिया भर की फटाफट अंदाज में। चीन ने अमेरिकी रक्षा उपकरण निर्माता कंपनी लोकटी मार्टिन और रेथियोन टेक्नोलॉजीज पर ताइवान को हथियार बेचने के लिए प्रतिबंध लगाए हैं। इसके बाद ये कंपनियां चीन से जुड़े आयात और निर्यात नहीं कर पाएंगी। चीन के इस कदम पर प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिकी सरकार ने इस प्रतिबंधों को गैर जरूरी बताया है। रूस ने यूक्रेन के पूर्व से पश्चिम तक लक्ष्यों पर वार करते हुए क्रूज और दूसरी मिसाइलों से जोरदार हमला किया है। यूक्रेनी वायुसेना के अनुसार रूस ने भारी गोलाबारी के बाद 36 मिसाइलें दागी। वहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की का कहना है कि इनमें से आधी मिसाइलों को मार गिराया गया। इजरायल के विदेश मंत्री एली कोहेन ने पिछले साल रूस के आक्रमण के बाद पहली बार कीव में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की। इजरायल ने यूक्रेन पर रूस के हमले की निंदा की है, लेकिन उसने कीव को दी जाने वाली मदद सीमित कर दी है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने नाटो के सेक्रेटरी जनरल जेम्स स्टोनबर्ग से मुलाकात की। इससे पहले स्टोनबर्ग ने तुर्की के विदेश मंत्री मेवलुत कावुसोगलू से फिनलैंड और स्वीडन की नाटो सदस्यता स्वीकार करने को लेकर बातचीत की थी। तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 42,000 को पार कर गई है। तुर्की में मृतकों की संख्या 36,187 हो गई है। तुर्की और सीरिया में मलबे में दबी जिंदगियों को तलाशने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। तुर्की में दक्षिण पूर्वी कहमन मारस प्रांत में 10 दिन से अधिक के समय बाद मलबे से एक महिला को बचाया गया। यूरोपीय देश स्पेन की संसद में नया ट्रांसजेंडर कानून पारित हो गया। यह कानून 14 साल की उम्र के बाद लोगों को अपने पहचान पत्रों पर खुद अपनी लैंगिक पहचान बदलने की अनुमति देता है। इसके लिए किसी मनोवैज्ञानिक या चिकित्सकीय जांच की जरूरत नहीं होगी। आज से जापान में भारत और जापान का संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन शुरू हो रहा है। संयुक्त सैन्य अभ्यास से दोनों देशों को आपसी रक्षा सहयोग और द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि जल्द ही हैती के तट पर रॉयल कैनेडियन नेवी के जहाजों को तैनात किया जाएगा। ट्रूडो ने कहा कि ये जहाज निगरानी, खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और उपस्थिति बनाए रखने के लिए तैनात किए जाएंगे। कोलंबिया और वेनेजुएला ने व्यापार को पुनर्जीवित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते पर कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो और वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने एक समारोह के दौरान हस्ताक्षर किए। मोल्दोवा की संसद ने गुरुवार को नए प्रधानमंत्री डोरिन रिसेन के नेतृत्व वाली सरकार को मंजूरी दे दी है। 48 वर्षीय डोरिन रिसेन शुक्रवार को राष्ट्रपति मैहा सेड्रू द्वारा नतालिया गवर्तिलिया की जगह लेने के लिए नामित किया गया था। और बारी हमारे अगले सेगमेंट लाइव प्राइम की। और अब देखते हैं ग्लैमर जगत से जुड़ी कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। गायक जुबिन नौटियाल ने मेरे भोलेनाथ शीर्षक से एक नया गाना रिलीज किया है। गाना एक भक्ति गीत है और भगवान शिव को समर्पित है। बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर और समाजवादी पार्टी नेता फहद अहमद शादी के बंधन में बंध गए हैं। फिल्म द कश्मीर फाइल्स को बकवास कहने वाले प्रकाश राज को अनुपम खेर ने दिया करारा जवाब। अनुपम खेर ने कहा है कि कुछ लोग जीवन भर से झूठ ही बोलते आ रहे हैं। साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार सूर्या ने क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर से मुलाकात की और उनके साथ एक फोटो की शेयर की। बॉलीवुड गायक कुमार सानू ने इंडियन आइडल 13 की प्रतियोगी सेंजुती दास की प्रशंसा की।
प्यार तूने क्या किया कि अभिनेता नमित तनेजा को नए शो मैत्री के मुख्य भूमिका निभाते नजर आएंगे। आगामी थ्रिलर फिल्म इनकार के निर्माताओं ने गुरुवार को फिल्म के पहले पोस्टर का अनावरण किया। बॉलीवुड के कार्तिक आर्यन की फिल्म शहजादा का प्रमोशन टीजर बुर्ज खलीफा पर दिखाया गया। शहजादा आज सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। अमेरिकी निर्देशक रेबेका मिलर की नवीनतम फिल्म शी केम टू मी से बर्लिन फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया जाएगा। बॉलीवुड की बेहद लोकप्रिय अभिनेत्री रॉकवेल वेल्स का निधन हो गया। उन्होंने 82 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। एक्ट्रेस के मैनेजर ने मौत की खबर की पुष्टि की है। और अब बात हमारे सेगमेंट न्यूज लेंस की। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दी गई है। आज के न्यूज लेंस में जानिए क्या है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और क्या है इसके फायदे। पिछले दिनों हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में उत्तरी सीमावर्ती इलाकों के विकास को ध्यान रखते हुए कैबिनेट ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को हरी झंडी दे दी। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के लिए सरकार की तरफ से 4800 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के बारे में बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी जिक्र किया था। चलिए आपको बताते हैं कि क्या है यह वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और क्या है इसके फायदे। सबसे पहले जान लेते हैं क्या है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। बता दें कि यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इस प्रोग्राम की घोषणा बजट 2022 में की गई थी। इस प्रोग्राम को अब 48 करोड़ रुपए के वित्तीय आवंटन के साथ मंजूरी दी गई है, जिसमें से कुल 2500 करोड़ रुपए सड़क निर्माण कार्य में खर्च होने वाले हैं। यह प्रोग्राम वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक चलेगा। यह प्रोग्राम देश के उत्तरी सीमावर्ती 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया जाएगा, जिसमें लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं। इस प्रोग्राम के पहले चरण में 663 गांवों को शामिल किया जा रहा है, जबकि पूरे प्रोग्राम में कुल 19 जिलों और सीमावर्ती ब्लॉकों के 2966 गांवों को शामिल किया जाएगा। इस योजना के तहत उत्तरी सीमा के गांवों में मौसमों के अनुकूल सड़क, पीने का पानी, 24 घंटे बिजली और मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी पर जोर दिया जाएगा। अगर बात करें वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के फायदों की, तो इस प्रोग्राम से उत्तरी सीमावर्ती इलाकों में बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी, साथ ही साथ आजीविका को भी बढ़ावा मिलेगा। इस प्रोग्राम से सीमावर्ती इलाकों से लोगों के पलायन को रोकने में मदद मिलेगी और सीमावर्ती इलाकों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। गौरतलब है कि वर्तमान सरकार शुरू से ही देश के सीमावर्ती गांवों के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। जानकारों के मुताबिक सीमावर्ती ग्रामीण इलाकों में समावेशी विकास के उद्देश्य से शुरू किया गया यह वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम देश के उत्तरी सीमावर्ती इलाकों में विकास दर की रफ्तार को तेज करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इस खबर के साथ फिलहाल विंटर प्राइम के आज के इस अंक में बस इतना है, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।